अगले खंड की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग ने सामाजिक विज्ञान में भूगोल का खंड देखा था और आज हम लोग भारत और समकालीन विश्व इतिहास का खंड, उस खंड पे आज हम लोग नज़र डालते हैं और कुछ इस खंड से भी पढ़ते हैं। इसमें पहला पाठ हमको सामने मिल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास खंड की। और अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले ये ध्यान रख लें कि यूरोप एक महाद्वीप है और संसार में, इस पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। अब 7 महाद्वीप कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महाद्वीप हो गए। इस प्रकार पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। और अपना जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो ढेर सारे देश थे, उन देशों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्र को सर्व प्रमुखता देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र को हर जगह किसी से भी कम न समझना, इसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यूरोप के राष्ट्रवाद में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग समय में कौन कौन सी वहां पे क्रांतियां हुई हैं, और फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, इन सब के बारे में और कुछ वहां के यूरोप के विचारकों के बारे में भी हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले परिचय में देखते हैं हम लोग कि फ्रांस में एक प्रसिद्ध कलाकार थे और नाम था, क्या था उनका नाम? फ्रेडरिक सारियू। और इन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई। क्या बनाई? पेंटिंग बनाई। और उसमें उन्होंने 4 चित्र बनाए। अब वो 4 चित्र कौन कौन से थे? जिसमें से सारियू ने एक संसार का चित्रण किया। अब कैसा संसार? जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। और इस चित्र की श्रृंखला में जो प्रथम चित्र था, उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे और सभी आयु और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदन करते हुए उसमें दिख रहे थे। ये चित्र था। सोचिए उस चित्रकार ने जो प्रतिभा दिखाई अपनी, या उसके माइंड में क्या चल रहा था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो उसने उकेर दिया था अपने चित्र में। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में चित्रित किया करते थे कि स्वतंत्रता एक महिला के रूप में है और उसके हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की एक मशाल है। एक मशाल है जिसमें लोगों को ज्ञान हो रहा है और लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। साथ में दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र भी था कि मनुष्य के क्या अधिकार होते हैं और ये अधिकार उनको मिलने चाहिए। इसका घोषणा पत्र भी चित्रित किया। इस प्रतिमा के सम्मुख उन्होंने भूमि पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंसावशेष भी दिखाया कि बहुत सारे जो संस्थान है निरंकुश है और वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को क्रियाकलाप में प्रभावित करते हैं और उसके बाद जो है स्वतंत्रता में ये बाधा पहुंचाते हैं। तो उसके कारण से उन सबको उन्होंने ध्वंस के रूप में दिखाया है अपने चित्रों में। इसके बाद सारियो ने क्या किया कि यूटोपिया में विश्व के जो पृथक लोग थे, राष्ट्रों के समूह से विभक्त हो गए थे, उनके पहचान उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। तो स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे इन्होंने क्या किया? इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए अमेरिका और स्विट्जरलैंड तक के जो भी राष्ट्र बन चुके थे, अपने झंडे के साथ ये खड़े हुए थे।
फ्रांस के लोग क्रांतिकारी तिरंगा लेकर के भी प्रतिभा के पास पहुंचे। ये सभी चित्र बने हुए हैं। चित्रों का उन्होंने कैसे उकेरा है, वहां की स्थिति का वर्णन उन्होंने सारियों ने किया है और ये छवि उन्होंने निर्मित की। जर्मन लोग तब संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे और इस चित्र में जर्मन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड और इंग्लैंड, आयरलैंड आदि जितने भी देश थे उस वहां के लोगों के बारे में उन्होंने दिया है। इसके बाद चित्र में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को ऊपर से वो देख रहे हैं। तो ये विश्व के राष्ट्रों के बीच परस्पर सामंजस्य के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्ति बनकर के सामने उभरा, क्योंकि राष्ट्रवाद बहुत जरूरी था। बहुत सारे जो निरंकुश शासक थे वो अपनी मर्जी से ही राष्ट्र को चला रहे थे, जनता पे अपने अधिकार थोप रहे थे। तो राष्ट्र को प्रमुखता देने के लिए राष्ट्रवाद का एक मशाल बनी और एक ऐसी शक्ति बनी कि मानसिक जगत में काफी परिवर्तन लोगों के दिमाग में इसने ला दिए। और एक चूंकि बहुत सारे जो पुराने राष्ट्रवाद के अलावा बहुत सारे वंश राजाओं के चल रहे थे, यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य चल रहे थे, उनके स्थान पे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और ये गतिविधियां धीमे धीमे बढ़ती चली गई। अब यहाँ से वो आगे बात कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई, कैसे हुई, क्या हुआ और फ्रांस में कैसे राष्ट्र के विचार आए। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति जब हुई तो यूरोप में शुरुआत वहीं से हुई राष्ट्रवाद की और 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जो भूभाग पर निरंकुश शासक का वहां पे अधिकार था और संवैधानिक परिवर्तन हुए। वहां पे प्रभु सत्ता उनकी खत्म हुई, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी नागरिकों का जो समूह था उनको हस्तांतरित कर दी गई। अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन किया गया और फिर इस क्रांति में क्या हुआ, सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश लेकिन अयोग्य जो भी राजतंत्र था उनके विरुद्ध विद्रोह किया गया और इसमें विश्व में राष्ट्रीय जागरण किया गया। एक इतिहास उन्होंने सनद प्रस्तुत किया कि यूरोप में यदि राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह हो सकता है तो कहीं भी इस कार्य को किया जा सकता है और इस क्रांति से मानव समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। अब इसके अन्य कारणों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे आया और यहाँ पे परिचय राष्ट्रवाद का जो यूरोप में उदय हुआ इसके परिचय के बारे में आज हम लोग ने पढ़ा और इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब